आज फार्मा की ऐसी कंपनी की बिजनेस केस स्टडी करेंगे जिसके पास अगर आपने अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड किया है तो कोई चूक ना हो उसके लिए प्रोडक्ट है। अगर आप वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना भूल गए और कोई चूक होने वाली है उस परिणाम से बचने के लिए प्रोडक्ट है। और अगर आप परिणाम पाना चाहते हैं तो उसकी न्यूज के लिए प्रोडक्ट है। तो कौन सी है ये फार्मा कंपनी जो मात्र 1 लाख रुपए से शुरू हुई और 10,000 करोड़ तक पहुंच गई? और हाँ, सबसे पहले वाले सेफ्टी प्रोडक्ट का अहम किरदार है इस कंपनी की ग्रोथ में। वो कैसे, आगे बताता हूँ। स्टोरी जरा इंटरेस्टिंग है तो जमे रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत सिंह और आपके लिए लाता रहता हूं ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज। आइए शुरू करते हैं। सिप्ला, कैडिला, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन ऐसी कई बड़ी कंपनियों को टक्कर देने के बारे में सोचना अपने आप में काबिले तारीफ है। 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई मैनकाइंड को शुरू किया आरसी जुनेजा जी ने। 1991 से लेकर 1995 तक आरसी जुनेजा जी लगातार R&D में लगे रहे। इसके लिए उन्होंने अपने छोटे भाई जो कि उस समय कॉलेज में पढ़ रहे थे उनका कॉलेज छुड़वाया और अपने साथ मिला दिया। अब आप कहोगे कि कॉलेज छुड़वा दिया, अगर ये बिजनेस नहीं चलता, फेल हो जाता तो वो क्या करते? मगर मेरी जान, अगर रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। और इस इश्क फैक्टर को ही कैश ऑन किया जुनेजा ब्रदर्स ने। इसके बारे में आगे बताता हूँ कि इश्क के साथ कैश को फिक्स कैसे किया। उससे पहले चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। ये उस समय की बात है जब आरसी जुनेजा जी ने 1974 में अपने करियर की शुरुआत की फार्मा लिमिटेड कंपनी से MR की जॉब पर की थी। यहाँ 1 साल काम करने के बाद उन्होंने 1975 में ल्यूपिन लिमिटेड को ज्वाइन किया और अपने 8 साल ल्यूपिन को दे दिए। एक बार वो एक मेडिकल स्टोर पर खड़े थे। वहां एक आदमी अपने हाथ में चांदी के जेवर लेकर आया और वो मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेना चाहता था। उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मेरे ये जेवर रख लो और मुझे दवाइयां दे दो। इस घटना ने आरसी जुनेजा जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने फैसला लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं लोगों के लिए उनके बजट में दवाइयां बनाऊंगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने ल्यूपिन से जॉब छोड़ी और अपने ही परिवार के साथ मिलकर 1985 में बेस्टोकेम फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। वो जानते थे कि फार्मा में दवाइयों के रेट कम करना आसान है, क्योंकि यहाँ 1 से 2 रुपए में बनने वाली गोली 60 से 70 रुपए में बेची जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने 1985 से लेकर 1991 तक बेस्टोकेम का टर्नओवर 8 करोड़ तक पहुंचा दिया। मगर 1991 में अपने पार्टनर्स के साथ कुछ विवाद के कारण उन्हें कंपनी को छोड़ना पड़ा और इसके बदले उनके हिस्से में 50 लाख रुपए आए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और तुरंत फैसला लिया कि मैं अपनी अलग कंपनी बनाऊंगा। और 1991 में जन्म हुआ मैनकाइंड फार्मा का। उन्होंने अपने आज तक के सफर में वो कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जिसके चलते उनकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सब कुछ सफल होता चला गया। और इनकी ग्रोथ ने हमें मजबूर कर दिया इस विषय पर केस स्टडी बनाने के लिए। आज आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे ये वीडियो देखकर। पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। जुनेजा जी ने कंपनी तो बना ली, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इस बिजनेस को आसानी से बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि मार्केट में पहले से ल्यूपिन, सिप्ला, कैडिला, ग्लेनमार्क जैसी दिग्गज कंपनियां अपना कब्जा जमाए बैठी थी। जुनेजा जी जहां भी जाते थे, चाहे वो डॉक्टर हो या मेडिकल स्टोर, कोई भी उन्हें भाव नहीं देता था, क्योंकि मार्केट में जो बड़ी कंपनियां बेनिफिट्स दे रही थी वो ये नहीं दे पा रहे थे। ये देखते हुए बड़े शहरों और वहां के बड़े डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर उन्होंने रुख किया छोटे शहरों, गांवों और छोटे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स की ओर, जहां बड़ी कंपनियां जाती ही नहीं थी। उन छोटे छोटे डॉक्टर्स जो छोटी छोटी क्लिनिक्स लेकर के बैठे हुए थे, जब उन्हें कोई भी नहीं पूछता था, तब उन्होंने जाकर अपनी दवाएं औरों से कम दाम पर ज्यादा बेनिफिट पर देना शुरू कर दिया, जिससे उनको भी कोई नुकसान नहीं था बल्कि फायदा था, क्योंकि जो मार्केट में दवाई 50 रुपए की मिलती थी उन्हें अब 25 रुपए में मिलने लगी थी। यहाँ काम करी उनकी पहली स्ट्रेटजी। उन्होंने टफ कंपटीशन एरिया को छोड़कर लो कंपटीशन एरिया को टारगेट किया। ये धीरे धीरे छोटे छोटे शहरों और गांवों में सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स को कवर करते चले गए और बड़ी कंपनी से डबल का मार्जिन भी दिया। आरसी जुनेजा जी ने मैनकाइंड को 2 स्टेट से शुरू करके 2002 तक पूरे देश में फैला दिया। अब क्योंकि इनके पास इतने बड़े लेवल पर डॉक्टर्स और स्टोर्स जुड़ चुके थे, इन्होंने अब प्लान बनाया बड़े डॉक्टर्स को टारगेट करने का, जो कि इनके लिए आसान हो चुका था, क्योंकि ये अब बड़ी कंपनी बन चुके थे और अब बाकी बड़ी कंपनीज के बराबर बेनिफिट्स भी दे सकते थे। इन्होंने देश के लगभग सारे मेडिकल स्टोर्स कवर कर लिए थे, जिसकी वजह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत मजबूत हो चुका था।
इस समय मैनकाइंड के पास 3 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं और प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में मैनकाइंड इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। प्रिस्क्रिप्शन मार्केट का मतलब पर्ची वाला मार्केट, जिसमें डॉक्टर आपको दवाई पर्चे पर लिखता है और आप उसे मेडिकल स्टोर से खरीदते हो। इस मार्केट में तो ये नंबर 1 हो ही चुके थे। अब बारी थी आम जनता की जुबान पर आने की, और वो सिर्फ OTC यानी कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट से ही हो सकता था। OTC प्रोडक्ट वो होते हैं जिसके लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं होती। यहाँ जुनेजा ब्रदर्स ने अपना मास्टर स्टॉक खेल दिया, जिसकी वजह से मैनकाइंड को देश का बच्चा बच्चा जान गया। इन्होंने 2007 में लॉन्च किया मैनफोर्स कॉन्डम और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए साइन किया सनी लियोने को। साथ ही साथ सारे मेडिकल स्टोर्स पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए और इसी के साथ टीवी पर भी सनी के बोल्ड एड्स चलवा दिए गए। इन एड्स के टीवी पर आते ही कोई टीवी का रिमोट ढूंढने लगता था तो कोई पानी पीने चला जाता था। लोग बिना गलती के अपने परिवार के सामने पसीने पसीने तो हुए, मगर मैनफोर्स सबके दिलो दिमाग में छप गया। साथ ही मैनकाइंड का नाम भी हर घर में गूंज गया। इसी स्ट्रेटजी के चलते मार्केट में कॉन्डम्स की सेल पर 30% का कब्जा सिर्फ मैनफोर्स का हो गया। इसकी सफलता के बाद उन्होंने लॉन्च किया अनवांटेड 72 को, अगर कोई मैनफोर्स इस्तेमाल ना कर पाए उसके लिए। उसके तुरंत बाद उन्होंने प्रेगा न्यूज को लॉन्च कर दिया। अब क्योंकि देश में अगर कोई सुपरस्टार किसी प्रोडक्ट का ऐड करता है तो लोग मान लेते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा होगा। इन्होंने प्रेगा न्यूज का ऐड शिल्पा शेट्टी, अनुष्का शर्मा और करीना कपूर से करवाया, जिसमें अनुष्का और करीना को तो स्पेशली उसी समय साइन किया जब वो खुद प्रेग्नेंट थी। यह देखकर लोगों ने मान लिया जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट अच्छा है, जिसकी वजह से प्रेगा न्यूज ने इस कैटेगरी में 90% मार्केट पर कब्जा कर लिया। साथ ही इन्होंने मार्केटिंग के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो जैसे पोस्टर, बैनर, न्यूज़पेपर, टीवी पर भी ऐड चलवाए। साथ ही साथ डिजिटल मीडिया का भी भरपूर फायदा उठाया। जब आप किसी चीज को हर जगह देखते हो तो वह आपके दिमाग में छप जाता है। फिर आप दुकान पर जाकर के सिर्फ उसी चीज को मांगते हो, बाकी और चीजों को भूल जाते हो क्योंकि वो आपके दिमाग में छप चुका है। अपनी इन्हीं स्ट्रेटजीज की बदौलत मैनकाइंड इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और इनका 95% बिजनेस भारत से ही होता है, 5% विदेशों से, और अब इनकी तैयारी है विदेशी मार्केट पर कब्जा करने की। इनके पास तो प्रोडक्ट था, मगर क्या कोई बिना किसी प्रोडक्ट और सर्विस के करोड़ों का धंधा कर सकता है? अगर सिर्फ 200 लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक ऐसी कंपनी की केस स्टडी लाऊंगा जिसके पास ना तो कोई प्रोडक्ट है और ना ही कोई सर्विस, फिर भी करते हैं करोड़ों का धंधा। तो आपको कैसी लगी ये केस स्टडी? अगर अच्छी लगी हो तो अगली केस स्टडी किस पर देखना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई केस स्टडी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।